बार फिर एक बार आपका इस्तकबाल है हमारे खुशी प्रोग्राम खास मुलाकात में। और हमारे साथ बात जारी है जनाब एडवोकेट इकबाल शेख साहब से। तो इकबाल साहब, एक बात बताइए कि आपने जो निजाम औकाफ के ज़रिए जो मुहिम उठाई है, उसके ज़रिए आप बेदारी का काम तो करते हैं, लेकिन वक़्फ़ ट्रिब्यूनल की जानिब से कई फ़ैसले भी आए हैं बहुत अहम, जिस तरीके से पैरामाउंट होटल का फ़ैसला जो आया है, केन गांधी का फ़ैसला आया है। लेकिन ऐसे हालात में भी जो किराएदार हैं वो इन फ़ैसलों को मानने से इनकार करते हैं, तो ऐसे हालात में क्या हो सकता है? देखिए, जो लीज रूल्स 2014 अमल में आया है, उसके मुतालिक जो किराए हैं, किराए अगर किसी को आप देना चाहते हैं तो उसके रूल्स के तहत आप किराए से दे सकते हैं। पब्लिक नोटिस दे करके, अखबारों में दे करके, या नोटिस लगा करके वो किराएदार नए ला सकते हैं। जो पुराने किराएदार हैं, और बड़े अफसोस के साथ हमको ये कहना पड़ता है कि आज भी किराएदार वक्फी मिलकतों में 5 रुपया 10 रुपया किराया दे करके वो नाजायज़ तौर पर भी कब्जे बनाए रखे हुए हैं। तो हम लोग ये मुतवल्लियों को और लोगों को ये एजुकेट करते हैं, बताते हैं कि आप लीज रूल्स का इस्तेमाल कीजिए, उसके तहत नोटिस दीजिए, पहले उनसे बात कीजिए, नोटिस दीजिए। अगर वो नहीं बात मानते हैं तो वक्फ ट्रिब्यूनल में अप्रोच करके उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर सकते हैं, और वो हो रहे हैं। और हमारा तो इसके मुतालिक ये भी मुतालबा है गवर्नमेंट से भी कि कानून जो 83 सेक्शन 83 वक्फ एक्ट की है, उसमें ट्रिब्यूनल्स बनाने का मतलब प्रोविज़न है। हमारे यहाँ एक ट्रिब्यूनल है जो गांधीनगर में बैठती है, पूरे गुजरात से लोग वहाँ आते हैं। आप एक बड़ा नवसारी वलसाड़ से भी उसको गांधीनगर आना पड़ता है, कच्छ से भी गांधीनगर आना पड़ता है। तो हमारी ये डिमांड है कि 4 जोन में 4 वक्फ की ट्रिब्यूनल्स बनाई जाए, ताकि सूरत में अगर बनती है तो वहाँ के इतराफ़ के जो भी डिस्ट्रिक्ट के लोग आएंगे उनको नज़दीकी भी रहेगी, और अखराजात भी कम होगा, और एक्सपेंसेस कम होगा, वक्त का भी गैर इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये एक हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से। और दूसरा, हम मुतवल्लियों को भी ये कहते हैं कि इस कानून का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और रही बात ट्रिब्यूनल्स के फ़ैसलों की, तो ये तो नेचुरल जस्टिस है, होता है कि आपको अगर किसी फैसले से ऐतराज़ है तो आप जा सकते हैं। वो हाईकोर्ट भी देखेगी कि जो फैसला है ट्रिब्यूनल का वो सही है या गलत है। तो वो भी कानून के खिलाफ जा करके, गुजरात हाईकोर्ट भी कानून के खिलाफ जा करके फैसला नहीं दे सकती, वो भी कानून के दायरे में ही फैसला देगी। अगर प्रॉपर्टी का रेंट सपोज के बहुत ज़्यादा अगर तय किया है वक्फ ट्रिब्यूनल ने, तो हो सकता है वो उसमें कुछ मतलब यानी कि कुछ बेनिफिट उनको मिल सकता है। लेकिन 5 रुपये 10 रुपये वाले किराएदार तो वो बर्दाश्त ही नहीं हो सकते। और जो कानून है मिनिमम है 1% रेसिडेंस के लिए, तो कोर्ट को एरिया वगैरह देख करके 1% भी कर सकती है, कोर्ट 10% भी कर सकती है प्रॉपर्टी की वैल्यू की, मार्केट वैल्यू से। और इसी तरह से 2.5% मिनिमम है कमर्शियल एसेट्स के लिए, प्रॉपर्टीज़ की। कोई बहुत इम्पॉर्टेंट और जिसे कहते हैं बहुत ही अच्छे लोकेशन पर कोई मिलकत कमर्शियल है, तो उसका मिनिमम 2.5 नहीं होगा, उसका 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। जैसे अभी आपने बताया 2 जो मिलकतें बताई आपने, जिनके नाम दिए, वो बिल्कुल प्राइम लोकेशन में है, बहुत ही प्राइम लोकेशन में है, और हज़ारों लोग वहाँ आते हैं और हज़ारों लोग उसमें उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे प्राइम लोकेशंस पे जहाँ भी मिलकतें हैं, उसका रेंट 2.5% ट्रिब्यूनल या हाईकोर्ट नहीं भी कर सकती, 5% भी कर सकती है, 10% की, उसमें मियाद कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। तो ये सारा कानून का इस्तेमाल होगा। अगर किसी को फैसले से मतलब खुशी नहीं है, उनको मंजूर नहीं है, तो वो जा सकते हैं, किसी भी फोरम में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन कोई भी कोर्ट कानून के खिलाफ फैसला नहीं दे सकती, और वो किसी को भी मानना पड़ेगा फैसला। जिस तरीके से एग्जाम्पल अपने लें कि केन गांधी का जो किराया 24,000 रुपये माहाना किया है, और हर साल उसे बढ़ाने की भी बात कही है, तो अगर हाई कोर्ट डिसीजन देती है, जो जजमेंट देती है, तो क्या उसमें ये बरकरार रहेगा? नहीं, देखो ये क्या है, वो उसकी फ़िलहाल क्या मार्केट वैल्यू है,
स्क्वायर फीट मार्केट वैल्यू से उसको एसेस करते हैं। तो वो जो मार्केट वैल्यू है उसका मिनिमम 2.5% हो सकता है मिनिमम, लेकिन कोर्ट को लगता है कि 2.5% से भी ज़्यादा देनी चाहिए, तो 10% भी नामदार कोर्ट कर सकती है। और उसके खिलाफ भी अगर कहीं उनको वो नहीं है तो और इससे भी ज़्यादा कि कहीं फॉरम में जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट हो या ट्रिब्यूनल हो या बोर्ड हो, कोई भी हो, वो कानून में जो प्रोविजंस है उसके खिलाफ नहीं जा सकते। ये बिल्कुल तयशुदा बात है। और किराए किसी के भी बढ़ने हैं और बढ़ने हैं, और ये इम्प्लीमेंट होगा तो औकाफ को उसका बेनिफिट मिलेगा, और मुसलमानों को अपनी जिसे माशी तरक्की में भी औकाफ के ज़रिए बहुत बड़ा मतलब फ़ायदा होगा। और हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों का एम्पावरमेंट है, थ्रू वक्फ मुसलमानों का एम्पावरमेंट हो, ये हमारी कोशिश है। अच्छा, वक़्फ़ की जानिब से जिस तरीके से अभी कुछ हालात ऐसे देखे जाते हैं कि वक़्फ़ बोर्ड पर काफ़ी सवालात भी उठते हैं कि वक़्फ़ में कुछ भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ गया है, इस बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, करप्शन के केसेस तो करप्शन तो आज एक कॉमन फिनोमेनन सोसाइटी में, गवर्नमेंट्स में है, वो हर जगह है, और वो लाजमी तौर पे वक्फ बोर्ड में भी होगा। और हमने तो वक्फ बोर्ड के भी गलत फैसलों को निज़ाम औकाफ मैंने मेरे सारे दूसरे दोस्तों ने उसको चैलेंज भी हाई कोर्ट में किया है। देखिए, कानून नाफिज हुआ 2013 में नवंबर में, उसके बाद कोई भी वक्फ की मिल्कत को बेची नहीं जा सकती। वो एंड आ गया, जो पावर्स वक्फ बोर्ड को थे वो नवंबर 2013 में ख़त्म हो गए। बावजूद उसके गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड ने 26 प्रॉपर्टीज़ को बेचने के रिजोल्यूशन करके करोड़्स ऑफ रुपीज़ का उसमें मतलब जो भी हुआ होगा, वो स्टेट वक्फ बोर्ड ने उसमें वो काम हुआ था। वो काम कानून के खिलाफ वर्जी थी, अमेंडमेंट को ठुकराने वाला वो काम था। हमने उसको चैलेंज किया, और आज भी वो मैटर पेंडिंग है गुजरात हाई कोर्ट में, और नामदार गुजरात हाई कोर्ट ने वो तमाम 26 प्रॉपर्टीज़ को स्टे कर दी है कि गलत तरीके से बेची गई है, उसका और अभी कोई इस्तेमाल, जब तक आखिरी फैसला नहीं आता, स्टेटस को का ऑर्डर गुजरात हाई कोर्ट ने दिया है। और ये वक्फ बोर्ड के गलत फैसले के खिलाफ हमने ये कदम उठाया है। अच्छा, अगर इस तरीके से गलत काम जो होता है और वो साबित होता है तो इसमें कुछ सज़ा का प्रोविज़न नहीं, इसमें सज़ा का प्रोविज़न तो नहीं है। हाँ, अगर करप्शन है तो उसके खिलाफ कोई जा सकता है, क्रिमिनल कंप्लेंट भी लॉन्च हो सकती है। देखिए, जो अमेंडमेंट हुआ उसमें एक अमेंडमेंट 51 जो है, जिसके मुतालिक ये है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता। उसके बावजूद भी किसी ने अगर बेच दी तो सेक्शन 51 में कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस बनता है। अगर किसी ने प्रॉपर्टी को बेचा है विदाउट रिजोल्यूशन, और बेच तो सक ही नहीं सकते, रिजोल्यूशन भी नहीं हो सकता, वक्फ बोर्ड भी परमिशन नहीं दे सकती, बावजूद उसके अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचता है तो 52 के तहत वक्फ एक्ट में ये प्रोविज़न अमेंड किया गया है। क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस बनता है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, जिसके कंप्लेंट करने का पावर भी गुजरात वक्फ बोर्ड को दिया गया है कानून के तहत। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले जिस तरीके से दिल्ली से कुछ मेंबरान आए थे यहाँ पर वक्फ बोर्ड की जानकारी के लिए, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? नहीं, उसमें क्या है, देखिए, वक्फ एक्ट जो अमेंड हुआ, इससे पहले 2013 के पहले जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल थी वो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी, और वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती थी। लेकिन सच्चर कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस में ये कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है वो टीथलेस बॉडी है, उसको कोई पावर्स नहीं है, उसको बिल्कुल पावरफुल बॉडी बनाई जाए। उसके तहत 2013 में अमेंडमेंट हुआ, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को स्टेट वक्फ बोर्ड पर सुपरविजन के पावर्स दिए गए, और जो फिनेंशियल इरेगुलरिटीज़ वगैरह जो भी गलत काम अगर स्टेट वक्फ बोर्ड में होते हैं तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल उस पर इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट करके उसके खिलाफ प्रोसीडिंग कर सकती है। और उसके तहत ही मैं भी जब सेंट्रल वक्फ काउंसिल में था तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से मैं भी इन्वेस्टिगेशन करने आया था गुजरात वक्फ बोर्ड में, और उसी वक्त ये पता चला था कि वक्फ बोर्ड ने 26 प्रॉपर्टीज़ कानून नाफिज होने के बाद भी
कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बेची है। तो वो रिपोर्ट हमने सेंट्रल ऑफ काउंसिल में किया था। उस वक्त के चेयरपर्सन हमारी नजमा हेपतुल्ला ने बड़े कड़क अल्फाजों में स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट वक्फ बोर्ड के खिलाफ कदम उठाने के लिए लिखा था और स्टेट वक्फ बोर्ड को डिसलॉज कर देने का भी उन्होंने लिखा था। तो ये कानून में है और उस कानून के तहत सेंट्रल ऑफ काउंसिल के मेंबर्स यहाँ आए थे। उन्होंने जो भी इरेगुलरिटीज़ वो देखी होगी उसका रिपोर्ट सेंट्रल ऑफ काउंसिल में वो पेश करेंगे। उसके बाद उसके सामने एक्ट में है क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, उसके मुताबिक एक्शन लिए जाएंगे। अच्छा साहब, एक चीज़ और खासकर देखी जाए तो कई बार ऐसा होता है कि जो पुराने किराएदार हैं और नए किराएदार को अंदरूनी तौर बड़ी रकम लेकर वो पेटा भाड़ा जिसे कहते हैं तो किराए पे दे देते हैं। ऐसे मामले वक़्फ़ के सामने आते हैं या नहीं? नहीं, ये देखिए एक बात समझ लो कि जो अमेंडमेंट हुआ है उस अमेंडमेंट में एक प्रोविज़न ये है कि एनक्रोचमेंट की डेफिनेशन कानून में है, लेकिन वक्फ एक्ट में एनक्रोचमेंट की डेफिनेशन में ये अमेंडमेंट किया गया है कि जो भी किराएदार उसके साथ अगर वक्फ बोर्ड ने और वक्फ ने ट्रस्ट ने एग्रीमेंट किया है और वो एग्रीमेंट का वक्त पूरा हो जाता है, उसके बाद वो भाड़ुआत एनक्रोचर बन जाता है। वो भाड़ुआत नहीं रहता, किराएदार नहीं रहता, वो दबाणकर्ता बन जाता है। गुजराती में कहते हैं ना जिससे ट्रेसपासर, गलत तरीके से किसी के घर में घुस जाना, उसको हम ट्रेसपास कहते हैं। तो वक्फ बोर्ड के साथ या वक्फ के साथ किसी भी किराएदार ने एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट का पीरियड जब भी ख़त्म होता है उसके दूसरे दिन से वो एनक्रोचमेंट होता है, वो दबाणकर्ता बन जाता है, एनक्रोचर बन जाता है, वो ट्रेसपासर बन जाता है। तो कानून में, किसी भी कानून में एनक्रोचर को, ट्रेसपासर को, दबाणकर्ता को कोई प्रोटेक्शन नहीं होता और उसको उसका भुगतान देना ही पड़ता है, उसको खाली करके जाना ही पड़ता है। बहुत से केसेस आते हैं, कोई भी किसी को भी पेटा भाड़ुआ दे नहीं सकते क्योंकि जो एग्रीमेंट होता है भाड़ुआत और वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रस्ट के बीच होता है। अगर 11 दिन 29 दिन का 11 महीने और 29 दिन का एग्रीमेंट हो तो वक्फ ट्रस्ट और भाड़ुआत के बीच होता है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर कोई 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल 30 साल तक का भी अगर कोई किराएदार बनना चाहता है तो वक्फ बोर्ड की परमिशन उसमें ज़रूरी होती है। बोर्ड की परमिशन के बगैर वो किराएदार भी नहीं बन सकता। ये कानून है भी, नया कानून। यानी 11 महीने 29 दिन का जो किराएदार है वो ट्रस्ट और किराएदार दो के बीच में एग्रीमेंट से बन सकता है किराएदार। लेकिन उससे ज़्यादा का अगर किराएदार उसको रहना है, उससे ज़्यादा का वक्त अगर उसको चाहिए तो ये एग्रीमेंट को अप्रूव कराना पड़ता है स्टेट वक्फ बोर्ड से। अच्छा साहब, निज़ाम औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से आप ख़ासकर मुसलमानों को क्या कहना चाहेंगे कि मुसलमानों में अगर बेदारी आती है और किराया बढ़ जाता है तो वो मुसलमानों की फ़लाह के लिए भी काम आ सकता है पैसा? इस बारे में आप ख़ासकर कौम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने सबसे ज़्यादा किसी शोबे को नज़रअंदाज किया हो, किसी के खिलाफ हम बिल्कुल बेदरकार रहे हों, बिल्कुल जिसे निगलेक्ट किया हो, वो शोबा वक्फ का है। और वक्फ जो है वो खुदा की मिल्कत और उसका इस्तेमाल लोगों के लिए, नीडी पर्सन्स के लिए, गरीबों के लिए, मुसाफिरों के लिए, दर्दियों के लिए, रिलीजियस वर्क के लिए, मौलवियों के लिए, इमामों के लिए, मुअज्जिनों के लिए और गरीब तबके के लोगों के लिए उसकी आमदनी का इस्तेमाल होना है। तो जो तकालीफ आज हम देख रहे हैं वो सारी हमारी माशी जो जिसे कहें इकोनॉमिक कंडीशन हमारी ख़त्म है, ख़राब है, इस वजह से है। आज हमारी आमदनी 20,000 करोड़ रुपया सालाना होनी चाहिए, 50,000 करोड़ तक भी होनी चाहिए, वो नहीं है। आज हमारे पास 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के मिल्कतें हैं। ये सारी मिल्कतों के मालिक होने के बावजूद भी इस मुल्क में आज मुसलमान गरीब हैं। इस गुर्बत को अगर दूर करना है तो आप औकाफ की हिफाजत करें, उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, उसको डेवलप करें, उसकी आमदनी बढ़ाएं ताकि आपके दुख दर्द में वो काम आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। तो दोस्तों, आज हमने एडवोकेट इकबाल शेख साहब से बातचीत की और उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी वक़्फ़ के ताल्लुक़ से। अगर मुसलमान बेदार हो जाते हैं तो उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सवाल ये है कि वक़्फ़ को लेकर उन्हें भी समझना चाहिए
कि जो बहुत कम किराया दे रहे हैं, पुराने किराएदार हैं, उन्हें हालात को समझना चाहिए कि अगर वो किराया बढ़ा देते हैं तो उनका तो कुछ नुकसान नहीं, लेकिन यही रुपया अगर वक़्फ़ में जमा होगा तो वो कौम के ही बेहतर काम में आ सकता है। तो मैं मज़हर शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ, कैमरामैन खुर्शी शेख के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।